भुवन सुंदरी पार्ट 3 बी। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना राय कमेंट के तौर भेजिए। उनमें से कोई भी ऐसा युवराज नहीं था जिसने भुवन सुंदरी को ना चाहा हो। इसके अलावा सब महसूस भी कर रहे थे कि प्रताप के साथ अन्याय हुआ है। उनकी दृष्टि में मोहन दुष्ट, अन्यायी और स्वार्थी है। उनका सर्वमत अभिप्राय था कि किसी की दूसरे पत्नी को छीन लेना पाप है। इसी कारण प्रताप इतना सैनिक बल इकट्ठा कर पाया और अनेकों ग्रीक राजाओं की सहायता प्राप्त कर पाया। युद्ध के लिए सन्नद्ध ग्रीक पक्ष के योद्धाओं की स्थिति यूँ थी। सर्वसेनानी था राजा, उसके अधीन उपनायक थे रूपधर, प्रबोध, देवमय। जहाज़ों पर अधिपत्य था वज्रकाय का, उसके अधीन उपनायक थे भूधव, रक्तवर्ण पीलस का राजा नवोद्युत। यह वृद्ध राजा था। उसका युद्ध कौशल अद्वितीय व असमान था। विवेक भी उत्तम कोटि का था। 3 पृष्ठों तक यह शासन सुचारू रूप से चलाता रहा। यह पितामह वृद्धावस्था में भी रणग्रण में प्रचंड था। राज उसकी सलाह लिए बिना कोई भी चाल चलाता नहीं था, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाता था। युद्ध संबंधी समस्याओं के विषय में नवोदित तथा रूपधर की सलाहों और सुझावों में कोई भेद ही नहीं होता था, क्योंकि समस्याओं के परिष्कार के संबंध में उनके विचारों में संपूर्ण साम्य होता था। भूधव अतिरथ महारथियों में से एक गिना जाता था। साहस और बल के वज्रकाय के बाद वही माना जाता था। वह देवताओं की भी परवाह नहीं करता था। अपनी शक्ति में उसे संपूर्ण विश्वास था। जब वह युद्ध करने निकलता तब बड़ों ने उसे एक कहते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्र, रणरंग में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना और देवताओं की सहायता से विजय प्राप्त करना। उसने उनका खंडन करते हुए कहा, देवताओं की सहायता से तो कायर और अशक्त भी विजय प्राप्त करेंगे। मैं तो उनकी सहायता के बिना ही विजय प्राप्त करूंगा, शत्रुओं के छक्के छुड़ाऊंगा। उपभूधव भूधव का रिश्तेदार नहीं था। वह बर्छी चलाने में असमान था। ग्रीक सेना में उसकी तरह तेज बर्छी चलाने वाला और निशानेबाज कोई था ही नहीं। दौड़ में उसके समान कोई था तो वह केवल वज्रकाय था। देवमय ने भुवन सुंदरी को बहुत चाहा था। भुवन सुंदरी को ले जाने की वजह से मोहन पर उसका विशेष क्रोध तथा प्रतिशोध की भावना थी। इसलिए बदला लेने के लिए वह भी युद्ध में भाग ले रहा था। डिलोस के राजा मुश्कर ने ग्रीक सेनाओं के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री भेजी। जहाज़ों के निकलने के पहले राजा ने देवताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक व उचित पूजाएं की, बलियां चढ़ाई। कौशक नामक एक दैवज्ञ की नियुक्ति भी हुई जो जहाज़ों को दिशा मार्ग दिखावे। सच कहा जाए तो कौशक समुद्र मार्ग से अपरिचित था, इसलिए कहना तो यह पड़ेगा कि ग्रीक के जहाज़ सही मार्गदर्शक के अभाव में ही निकल पड़े। इस कारण ट्रॉय समुद्री तट पर पहुंचने के बदले वे दक्षिण के मिसिया तट पर पहुंचे। ग्रीक सेना ने गलत समझा कि हम ट्रॉय तक पर पहुंच गए। वे उस राज्य पर टूट पड़ी और लूटने लगी। जब मिसिया राजा को इसका पता चला तो उसने ग्रीकों पर घावा बोल दिया। फलस्वरूप जो युद्ध हुआ उसमें बहुत से ग्रीक सैनिक घायल हुए। समय पर अगर वज्रकाय न आता और उनकी सहायता न करता तो ग्रीक अवश्य ही हार जाते, विफल होते। किंतु 1 वर्ष के अंदर ही ग्रीक की सेना ट्रॉय पर हमला करने के लिए पुनः सन्नद्ध हो गई। बहुत दिनों तक वातावरण उनके अनुकूल न रहा। जब आखिर उन्होंने देवताओं को बलियां चढ़ाई तब वातावरण में परिवर्तन हुआ। जहाज़ निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद लेस्पोस द्वीप के तट पर प्रथम बार पहुंचे। इस द्वीप के शासक ने ग्रीक वीरों का स्वागत किया, उन्हें आतिथ्य दिया, अपने अतिथियों को अपने साथ मल्लयुद्ध करने का आह्वान दिया। वह स्वयं मल्लयुद्ध में बहुत ही निपुण था। ग्रीकों का प्रतिनिधि बनकर रूपधर उससे मल्लयुद्ध करने आगे बढ़ा। उस युद्ध में उसने उस राजा को आसानी से हरा दिया। इस जीत से ग्रीक बहुत ही आनंदित हुए।
उन्होंने लेस्पोस तट छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद टेनिटोस तट पर पहुंचे। टेनिटोस द्वीप ट्रॉय नगर से 20 मील की दूर पर था। ट्रॉय के किले की दीवारों पर चढ़कर देखे तो वह द्वीप दिखाई पड़ता है। शेष सब लोगों को उसी जगह पर छोड़कर रूपधर भुवन सुंदरी का पति प्रताप तथा प्रबोध समझौता करने ट्रॉय नगर पहुँचे। वहां पहुंचकर उनसे वार्तालाप करने का उनका उद्देश्य यही था कि बिना युद्ध के भुवन सुंदरी उनके सुपुत्र की जाए। परंतु ट्रॉय नगरवासी ठान चुके थे कि किसी भी हालत में भुवन सुंदरी उनके सुपुर्द नहीं की जाएगी। ग्रीकों का दौत्य असफल हुआ। राजदूतों को मार डालने के प्रयत्न भी हुए। जिस गृह में अतिथि बनकर वे ठहरे थे, उस गृह के यजमान ने इस हत्याकांड को रोका और स्पष्ट उनसे कह दिया कि दौत्यों को मारना नीच काम है और मेरे जिंदा होते हुए यह काम मैं होने नहीं दूंगा। जब दौत्य विफल हुआ तब ग्रीक जहाज टेनेटोस द्वीप से निकलकर ट्रॉय तट पर पहुंचे। तट से ट्रॉय के किले की दीवारें दिखाई दे रही थी। ग्रीकों के जहाज़ों के पहुंचने की खबर सुनकर ट्रॉय नागरिक समुद्री तट पर आए। उन्होंने उन पर पत्थर फेंके। उन्हें वापस भेजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। परंतु अब सम्मिलित सेना के सम्मुख एक गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई। ट्रॉय की भूमि पर पहला कौन कदम रखे? इस समस्या का प्रबल कारण था। ज्योतिषों के कहे अनुसार जो योद्धा ट्रॉय की भूमि पर प्रथम कदम रखेगा उसकी मृत्यु निश्चित है और यह मृत्यु किसी भी स्थिति में टाली नहीं जा सकती। इस ज्योतिषवाणी में ग्रीकों को पूरा विश्वास था। इसलिए वज्रकाय जैसा योद्धा भी ट्रॉय की भूमि पर उतरने के लिए डर रहा था। चंद्रप्रभु ने पहले यह साहस किया। वह नौका से उतरा और जैसे ही भूमि पर कदम रखा युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसने अनेकों शत्रुओं को मार भी डाला। वीर सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया। चंद्रप्रभु के बाद वज्रकाय नौका से कूदा। उसके साथ साथ उसकी सेना भी उतरी। वज्रकाय ने चंद्र ट्रॉय वीरों को मार डाला, जिसके कारण वे छिन्न भिन्न होकर नगर की तरफ भाग गए। इस बीच ग्रीक सैनिक उत्साह से चिल्लाते हुए जहाज़ों से कूदकर किनारे पर पहुंचे। कहानी और है।